हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने लैपटॉप के प्रोडक्शन के इस एग्जांपल के थ्रू देखा था कि किस तरह एक्सपेंडिचर, इनकम और प्रोडक्ट की ग्रॉस मॉनेटरी वैल्यू आपस में बिल्कुल इक्वल होती है और इस तरह इनमें से किसी भी मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए एक बार नजर डालते हैं 2021-22 के जीडीपी एस्टिमेट्स पर। इस रिपोर्ट को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी मॉस्पी द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। इस रिपोर्ट के अंदर हमें जीडीपी कैलकुलेशन देखने को मिलती है एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों से। हालांकि यहाँ पर इनकम मेथड से रिलेटेड डिटेल्स नहीं होती हैं। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि इनकम से रिलेटेड डेटा सरकार के पास पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि हमारे इतने बड़े देश में मात्र 4 से 5 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स फाइल करते हैं, तो हो सकता है कि पूरा डेटा सरकार के पास ना हो। इसी की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जीडीपी एस्टिमेट्स की इस रिपोर्ट में इनकम से रिलेटेड डेटा प्रोवाइड नहीं करती है। चलिए इस रिपोर्ट को डिटेल में समझते हैं। इस रिपोर्ट में 3 फाइनेंशियल ईयर्स का डेटा अवेलेबल है, फाइनेंशियल ईयर 2019-20, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और फाइनेंशियल ईयर 2021-22। और इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले डोमेस्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स मेंशन की गई हैं। इसके बाद वाले सेक्शन में एक्सपेंडिचर रिलेटेड डेटा भी अवेलेबल है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल प्रोड्यूस को ऐड करने के बाद जो जीडीपी कैलकुलेट हुआ है उसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम है जो कि टोटल एक्सपेंडिचर को ऐड करने के बाद इस रिपोर्ट में दी गई है। तो जो चीज हम लोगों ने अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझी थी वही चीज यहाँ पर वेरीफाई हो रही है। बट अगर आप लोग इन प्रोडक्ट्स और एक्सपेंडिचर के आइटम्स पर नजर डालेंगे तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आप इन टर्म्स को समझ नहीं पा रहे हो। तो इन सभी प्रोडक्ट्स और एक्सपेंडिचर के आइटम्स को हम एक एक करके कवर करेंगे ताकि आप इन सब टर्म्स को अच्छे से समझ सकें। शुरुआत करते हैं प्रोडक्ट्स के आइटम से। यहाँ पर सबसे पहली टर्म जो हमारे सामने है वो है जीवीए एट बेसिक प्राइसेस। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जीवीए एट बेसिक प्राइसेस होती क्या है। अपनी पुरानी वीडियोस में हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन में इनडायरेक्ट टैक्सेस को राइट हैंड साइड पर लेकर जाएं तो इक्वेशन बन जाएगी फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडीज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेसिकली मार्केट प्राइस में से अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया जाए तो उसे ही बेसिक प्राइस कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरकार किसी प्रोडक्ट पर कोई भी सब्सिडी नहीं देती है तो उस प्रोडक्ट का फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू बेसिक प्राइस हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर जीवीए एट बेसिक प्राइस को समझना है। तो चलिए देखते हैं कि जीवीए एट बेसिक प्राइस एक्चुअली होता क्या है। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट के बनने से लेकर उसके कस्टमर तक पहुंचने तक का जो प्रोसेस होता है वो काफी लंबा होता है। प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल खरीदता है, उसे प्रोसेस करके होलसेल मार्केट पर बेचता है, होलसेल मार्केट से वो रिटेल शॉप तक जाता है और अंत में जाकर एंड कस्टमर तक पहुंचता है। तो एंड कस्टमर को जो बिल मिलता है उसमें उस आइटम का कॉस्ट होता है और उस पर कितना इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी लगा है ये भी मेंशन होता है। तो यहाँ पर आइटम की जो कॉस्ट है वो है 250 रुपीज, टैक्स है 25 रुपीज और टोटल पैसे जो कस्टमर को देने हैं इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए वो है 275 रुपीज। तो आइटम की जो कॉस्ट है उसे हम लोग बेसिक प्राइस कहते हैं और जो टोटल कॉस्ट है वो है मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप इस बात पर फिर से गौर करें कि बेसिक प्राइस जो है वो बेसिकली फैक्टर प्राइस ही होता है उन चीजों के लिए जिन पर कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती है। तो अगर हम लोग हमारे देश में प्रोड्यूस होने वाली सभी चीजों की बेसिक प्राइस को ऐड करते हैं तो इस वैल्यू को कहा जाएगा जीवीए एट बेसिक प्राइसेस। और हमारे देश में प्रोड्यूस होने वाली हर चीज के मार्केट प्राइस को अगर ऐड किया जाएगा तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो मॉस्पी की इस रिपोर्ट में हम 2 चीजों को समझ चुके हैं कि जीवीए एट बेसिक प्राइस क्या होता है और जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है। अगर हम लोग यहाँ पर जीवीए एट बेसिक प्राइसेस में नेट टैक्सेस को भी जोड़ दें तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो होगी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो ये 3 टर्म्स अब आपको क्लियर होंगी। चलिए अब बात करते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एनडीपी इज इक्वल्स टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो बेसिकली इस रिपोर्ट में आपको एनडीपी की वैल्यू दी गई है और अगर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जीडीपी में से एनडीपी की वैल्यू को माइनस करके आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चारों टर्म्स अब आपको क्लियर हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 3 साल का डेटा अवेलेबल है।
तो इस डेटा के बेस पर हम देख सकते हैं कि एनडीपी की वैल्यू 2020-21 में 8.3% डिक्रीज हुई है। और ये परसेंटेज आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये परसेंटेज आपको इसी टेबल में दी गई है। इसके अलावा ईयर 2021-22 में एनडीपी की वैल्यू 8.8% इंक्रीज हुई है। अब अगर यहाँ पर और थोड़ा एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि जीडीपी की वैल्यू ईयर 2020-21 में 6.6% डिक्रीज हुई, लेकिन एनडीपी की वैल्यू 8.3% डिक्रीज हुई। तो इस डेटा के बेस पर क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि इस डेटा से आपको डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? तो ये तो थे वो आइटम्स जो कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड थे। चलिए अब एक्सपेंडिचर कंपोनेंट्स के आइटम्स को देखते हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें कुछ टर्म्स देखने को मिल रही हैं, जैसे कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिस्कल कैपिटल फॉर्मेशन एटसेट्रा। ये सभी टर्म्स ज्यादातर लोगों के लिए नहीं होंगी, तो ऐसे में डेटा को एनालाइज करने से पहले हमें इन टर्म्स को समझना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी पीएफसीई से। तो ये जो टर्म है ये बेसिकली हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बताती है। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी आप और हम किस तरह के गुड्स और सर्विसेज पर अपना पैसा खर्च करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमें पीएफसीई से मिलती है। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। देखिए, जो भी गुड्स हम लोग खरीदते हैं उनका लाइफ टाइम 1 साल से ज्यादा है या कम, इसके बेस पर इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। फर्नीचर, टीवी, कार एटसेट्रा ये ड्यूरेबल गुड्स के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा अगर हम लोग कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं या खरीदते हैं तो उन्हें ड्यूरेबल गुड्स में काउंट नहीं किया जाता, वो आते हैं ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में, और उसे हम थोड़ी देर में कवर करेंगे। अब बात करते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स की। तो ये वो चीजें हैं जो कि 1 साल से कम चल पाती हैं, जैसे कि अगर हम लोग कोई फूड रिलेटेड आइटम खरीदते हैं या फिर अपनी कार में पेट्रोल भरवाते हैं, ये सब चीजें नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आती हैं और इन पर किया गया खर्च हमें पीएफसीई यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ ऐसे खर्चे जो कि हम लोग सर्विसेज पर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर से रिलेटेड, डोमेस्टिक सर्विसेज से रिलेटेड, यानी अगर हम लोग अर्बन क्लैब से घर की क्लीनिंग करवाते हैं और उसके लिए उसको पैसे देते हैं, या फिर घर पर आने वाली जो मेड है उसको जो पैसे देते हैं, ये सब डोमेस्टिक सर्विसेज तो हैं। तो इन सब पर जो भी पैसे खर्च होते हैं उन सबको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जोड़ा जाता है। इसके अलावा जो भी पैसे हम लोग अपने एंटरटेनमेंट पे खर्च करते हैं, हम लोग कोई मूवी देखने जाते हैं, वो सब भी हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी पीएफसीई में ही गिने जाते हैं। बट यहाँ पर हमारे हाउस होल्ड के मेंबर्स ही अगर हमें कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हाउसवाइफ्स घर की देखभाल करती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं, लेकिन उसके लिए उनको कोई भी पेमेंट नहीं की जाती, तो इसीलिए पीएफसीई यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इन सब पेमेंट्स को नहीं जोड़ा जाएगा। तो आई होप कि इन सारे एग्जाम्पल से आप इस बात को समझ चुके हैं कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, जो है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी जीएफसीई। यहाँ पर बात हो रही है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की। तो गवर्नमेंट भी सर्विसेज और गुड्स पर पैसा खर्च करती है। हमारे देश की सुरक्षा के लिए जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं उनकी जो सैलरी होती है वो हमारी गवर्नमेंट पे करती है। इसके अलावा जितने भी जजेस होते हैं उनकी सैलरीज भी गवर्नमेंट पे करती है, और साथ ही साथ सरकारी हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स और कर्मचारियों की भी जो सैलरी होती है वो भी सरकार पे करती है। और इसी तरह पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में काम करने वाले लोगों को सैलरी देने का काम भी सरकार का है। इसके अलावा सरकार इन सर्विसेज में काम करने वाले लोगों के लिए कार्स प्रोवाइड करती है, स्टेशनरी जैसी चीजें प्रोवाइड करती है, यूनिफॉर्म प्रोवाइड करती है, और इनमें से कुछ सर्विसेज के लिए आर्म्स एंड एम्युनिशन भी प्रोवाइड करती है। तो ये सब चीजें जब सरकार किसी वेंडर से खरीदती है तो उस पर हुआ खर्च गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी जीएफसीई में काउंट होता है। चलिए अब बात करते हैं ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की यानी जीएफसीएफ की। यहाँ पर बिजनेस, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट इन तीनों द्वारा किए गए हमारी इकोनॉमी में किसी भी तरह का नेट इन्वेस्टमेंट को कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिजनेस चलाते हैं और उस बिजनेस के लिए एक प्लांट को सेटअप करते हैं या फिर कुछ नई मशीनरीज को खरीदते हैं तो उस पर हुआ खर्च जीएफसीएफ में काउंट होता है। इसके अलावा अगर आप एक हाउस होल्ड हैं या फिर एक बिजनेस को रन करते हैं और उसके लिए आप एक लैंड को इम्प्रूव करते हैं, एक फैक्ट्री को सेटअप करते हैं या फिर नंबर ऑफ फ्लोर्स को बढ़ाते हैं,
तो इस तरह की चीजें भी GFCF में काउंट होती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट अगर रोड्स कंस्ट्रक्ट करती है, रेलवे रिलेटेड कुछ एक्सपेंडिचर करती है, तो वो सब भी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में काउंट होता है। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप किसी भी तरह के लैंड सेल या फिर परचेज करते हैं तो उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर GFCF में काउंट नहीं होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन स्टॉक से रिलेटेड। चेंज इन स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मतलब अगर आपने 100 मसाले के डिब्बे प्रोड्यूस किए लेकिन उनमें से सिर्फ 80 ही बिक पाए, तो जो 20 डब्बे नहीं बिक पाए उनकी वैल्यू को चेंज इन स्टॉक में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर आइटम है वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल्स मतलब एक्सपेंसिव ड्यूरेबल गुड्स। यहाँ पर आर्ट वर्क्स कंसीडर होते हैं, जैसे कि अगर आप किसी बहुत ही फेमस पेंटर की कोई आर्टिस्टिक वर्क को खरीदते हैं। इसके अलावा जब आप कोई प्रेशियस स्टोन या फिर डायमंड्स को खरीदते हैं या फिर कोई ऐसी ज्वेलरी खरीदते हैं जिसमें कुछ प्रेशियस मेटल्स या फिर स्टोन्स जड़े हुए हों, तो इस तरह के एक्सपेंडिचर्स को वैल्यूएबल्स में काउंट किया जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर GDP की कैलकुलेशन में हम लोगों ने जितना भी हमारे देश से एक्सपोर्ट किया है उसमें से इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं, क्योंकि जो भी चीज हमने एक्सपोर्ट की है वो तो हमारे देश में ही प्रोड्यूस हुई है और हम लोग यहाँ पर GDP को कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसका मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी हमारे देश की टेरिटोरियल बाउंड्री में प्रोड्यूस होने वाली चीजों को ही हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो एक्सपोर्ट्स तो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं और इंपोर्ट्स जो कि हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं हुए हैं उन्हें हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। इसके अलावा मोस्पी की इस रिपोर्ट में डिस्क्रिपेंसीज को भी कंसीडर किया गया है, क्योंकि कई बार एक्सपेंडिचर से निकाली हुई GDP एग्जैक्टली सेम नहीं होती। तो ऐसे में जो छोटा मोटा डिफरेंस है वो डिस्क्रिपेंसी में डाल दिया जाता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड से GDP को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है C + G + I + X - M। यहाँ पर C मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I मतलब ग्रॉस फिस्कल कैपिटल फॉर्मेशन यानी GFCF और G मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी GFCE। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स को हम यहाँ पर X से डिनोट कर रहे हैं और इंपोर्ट्स को M से। तो अब आप पूछोगे कि ये जो बाकी की चीजें हैं जैसे कि चेंज इन स्टॉक्स, वैल्यूएबल्स और डिस्क्रिपेंसीज, ये इस फॉर्मूले में क्यों नहीं है? तो बात ये है कि चेंज इन स्टॉक यानी वो स्टॉक जो नहीं बिका है वो भी GDP की कैलकुलेशन में मोस्पी तो कंसीडर करती है, लेकिन हम लोग जनरली जब इस फॉर्मूले को लिखते हैं तो उसमें कंसीडर नहीं करते हैं। और उसका रीजन ये है कि ये वैल्यू बहुत ही छोटी होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी C, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी G, ग्रॉस फिस्कल कैपिटल फॉर्मेशन यानी I, एक्सपोर्ट्स यानी X और इंपोर्ट्स यानी M, सिर्फ इन चीजों को ही कंसीडर करते हैं। वैसे थ्योरेटिकली मोस्पी जो है वो चेंज इन स्टॉक्स, वैल्यूएबल्स और डिस्क्रिपेंसीज को भी कंसीडर करती है। तो क्योंकि अब हम लोग इन सारे एक्सपेंडिचर कंपोनेंट्स को अच्छे से समझ चुके हैं तो चलिए इनकी वैल्यू पर नजर डालते हैं। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर GDP को देखें तो GDP की जो वैल्यू है वो ईयर 2019-20 से ईयर 2020-21 तक 6.6% डिक्रीज हुई है और ये असर था कोविड का। इसके बाद GDP में एक रिकवरी देखने को मिली और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि GDP जो है वो 8.7% इंक्रीज हुई है। तो इस डेटा के बेस पर हम देख सकते हैं कि GDP किस तरह साल दर साल चेंज हो रहा है। और फिर से ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डेटा कांस्टेंट प्राइसेस पर है, यानी बेस ईयर 2011-12 पर निकाला गया है। चलिए मोस्पी द्वारा पब्लिश इस रिपोर्ट के बेस पर कुछ और चीजों को एनालाइज करते हैं। इसी रिपोर्ट में एक्सपेंडिचर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका टोटल GDP में कितना शेयर है ये यहाँ पर परसेंटेज में दिया गया है। हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है वो 56.9% था पूरे GDP का। इसके अगले साल वो 57.3% था और करंट फाइनेंशियल ईयर में उसकी वैल्यू है 56.9%। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे GDP का जो मेजर कंपोनेंट है वो है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी हाउस होल्ड कंजम्पशन। यानी आप और हम जिन सर्विसेज और गुड्स को खरीदते हैं उनके लिए जो एक्सपेंसेस करते हैं वो हमारे देश के GDP का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इसके बाद जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन यानी हमारी इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट, जिसमें गवर्नमेंट का रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवेज के ऊपर खर्च, कंपनीज द्वारा मशीनरीज का खरीदा जाना और नए प्लांट्स को कंस्ट्रक्ट करना।
तो अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि जो नेट इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट और बिजनेस द्वारा, वो हाउस होल्ड द्वारा किए गए कंजम्पशन से कितना ज्यादा कम है। और यही रीजन है कि इंडियन इकोनॉमी को एक कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी कहा जाता है। तो ये तो थी वो चीजें जो हमने करंट फाइनेंशियल ईयर के जीडीपी एस्टिमेट्स में देखी और समझी। चलिए अब हम लोग जीडीपी से रिलेटेड डेटा पर नजर डालते हैं, और उसके लिए हमें जाना होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और जीडीपी एट करंट प्राइस दोनों से रिलेटेड पिछले 10 सालों का डेटा अवेलेबल है। हम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस वाली रिपोर्ट को ओपन करेंगे, यानी 2011-12 को बेस ईयर मानते हुए पिछले 10 साल का जो भी डेटा है हम उसको एनालाइज करेंगे। इस डेटा की मदद से हमें हमारे देश की इकोनॉमी से रिलेटेड कई सारी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिलने वाली हैं। देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि 2011-12 में हमारा जीडीपी कितना था। ध्यान रखना कि यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज जो है वो करोड़ रुपीस में है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर करंट फाइनेंशियल ईयर के जीडीपी की वैल्यू को भी देख सकते हैं। तो अब अगर आप लोग कैलकुलेट करें तो हम देखेंगे कि हमारा जीडीपी पिछले 10 सालों में 63% इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि लगातार हर साल हमारा जीडीपी इंक्रीज हो रहा था, लेकिन ईयर 2020-21 में जीडीपी डिक्रीज हुआ है। इसी रिपोर्ट में आप जीबीए की सेक्टर वाइज ब्रेकअप वैल्यू को भी देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल 8 सेक्टर्स हैं। इनमें से जो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग है, ये प्राइमरी सेक्टर है। माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, इन सेक्टर्स को सेकेंडरी सेक्टर माना जाता है। होटल, ट्रेड, फाइनेंस, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सेक्टर्स को टर्चरी सेक्टर माना जाता है। तो इनके डेटा को भी एनालाइज किया जा सकता है। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि करंट फाइनेंशियल ईयर में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर में से कौन से सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में सबसे ज्यादा है। और साथ ही साथ इन 10 सालों में कंपेयर कीजिए कि क्या आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर के कंट्रीब्यूशन में कोई पैटर्न चेंज नजर आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 सालों पहले कोई सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था लेकिन अभी उसका कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए अब चलते हैं इसी रिपोर्ट के सेकेंड पार्ट में, जहां पर हमें चीजें परसेंटेज में देखने को मिलती हैं, जिन्हें एनालाइज करना थोड़ा ज्यादा आसान है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि ईयर 2020-21 में जीडीपी 6.6% डिक्रीज हो गया था। बाकी सारे ईयर्स में हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि जीडीपी पॉजिटिवली ग्रो कर रहा था। इसके अलावा यहाँ पर भी सेक्टर वाइज डेटा अवेलेबल है। तो अगर एग्जाम में पूछा गया कि कोविड की वजह से कौन सा सेक्टर सबसे बैडली इम्पैक्ट हुआ था, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल सकती है। आप देख सकते हैं कि ईयर 2020-21 में ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो चीजें थी, उनका जीडीपी 20% डिक्रीज हुआ था। इसके अलावा जो सेक्टर्स बैडली हिट हुए थे वो थे माइनिंग एंड क्वेरिंग, जो कि 8% डिक्रीज हुआ था। कंस्ट्रक्शन 7.3% डिक्रीज हुआ था। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर ये भी नोटिस कर सकते हैं कि कोविड के दौरान सिर्फ 2 ही ऐसे सेक्टर्स थे जिनका ग्रोथ पॉजिटिव था, और ये सेक्टर्स थे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, और इसी के साथ साथ फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज। इन दोनों सेक्टर्स में ग्रोथ पॉजिटिव रहा था। बाकी सारे सेक्टर्स जो है वो रेड में थे। और इसी रिपोर्ट के बेस पर हम ये भी कह सकते हैं कि इवन दो 2020-21 में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला, बट अब चीजें बेहतर हो चुकी हैं और हम देख सकते हैं कि सारे सेक्टर्स की ग्रोथ काफी तेजी से हो रही है। इसी के साथ साथ हमें इस रिपोर्ट में पर कैपिटा इनकम पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हमें देखना चाहिए कि पर कैपिटा इनकम किस तरह से ग्रो हो रही है, क्या उसमें एक स्टीडी ग्रोथ है। तो इस तरह की काफी सारी चीजें हम इस रिपोर्ट से एनालाइज कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं।